कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं जहां वीआईपी स्टैंड में निकी नाम का एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा है। मैच चल रहा है, लेकिन निकी खेल की तुलना में भीड़ पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी समय उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वो जेस के साथ एक छोटा सा दांव लगाता है, कहता है, चलो देखते हैं कि कितने लोग उस लड़की को देखते हैं। पास में बैठे पुरुषों में से एक ली युआन का कहना है कि वह भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निकी सहमत है। हर कोई मजाक में $10 का दांव लगाता है और गिनना शुरू कर देता है। जब लड़की स्टैंड छोड़ती है तो अंतिम गिनती से पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे पीछे मुड़कर देखा। इस बेट में जेस ने सबसे करीबी नंबर का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वो जीत गई। ली युआन उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देता है और फिर अगला दौर शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त इस बात को लेकर है कि अगला बेईमानी कौन करेगा। जेस ये कहते हुए बाहर निकल जाती है कि वो खेल के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन निकी कूदता है और $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी एक बेईमानी का संकेत देता है और यह पता चलता है कि निकी ने जिस टीम पर दांव लगाया था वो जीतता है और पैसे अपनी जेब में डालता है। हारने के बाद भी ली युआन अधिक उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो इस बार $5000 का दांव लगाते हैं। अब सवाल ये है कि खिलाड़ी गेंद को पास करेगा या उसके साथ दौड़ेगा। निकी $5000 की सट्टेबाजी में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन अंत में सहमत हो जाती है। ली युआन अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निकी कहती है कि वह पास हो जाएगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में गेंद के साथ दौड़ता है, जिसका अर्थ है कि निकी $5000 खो देती है। अब निकी ने फैसला किया, ये ठीक है, हमने $5000 खो दिए। चलो यहाँ रुकते हैं और जेस को कॉफी पीने के लिए कहते हैं। वो छोड़ना चाहता है, लेकिन ली युआन जोर देता है। वो कहता है, आप वीआईपी लाउंज में बैठे हैं, आपके पास पैसा है, $5000 से अधिक परेशान क्यों हो? चलो एक और शर्त खेलते हैं, इस बार $10,000 में। आखिरकार निकी सहमत हो जाती है। अब सवाल ये है कि खिलाड़ी अगला पास सही तरीके से बनाएगा या नहीं। निकी हाँ की भविष्यवाणी करती है, लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट करती है। निकी अब $15,000 खो दिया है। पैसे निकालते समय निकी थोड़ा परेशान हो जाती है। वो एक पल के लिए सोचता है और कहता है, चलो इस बार $50,000 का दांव लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निकी गुस्से में दिखती है। इस बिंदु पर भाग्य उसके पक्ष में नहीं है। वो अगली शर्त फिर से हार जाता है और उसे एक और $50,000 देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रोकने का आग्रह करता है, लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वो $1,00,000 का अगला दांव लगाता है। ली युआन हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या आपके पास भी इतने पैसे हैं? निकी चुपचाप मेज पर नकदी का एक पूरा बंडल फेंकता है। ये देखकर ली युआन भी उत्तेजित हो जाता है। इस बार निकी शर्त लगाती है कि अगला पास इंटरसेप्ट किया जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल है। अब निकी को $1,00,000 का नुकसान हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इस झंझट से कैसे बाहर निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है, लेकिन अब खेल काफी गंभीर स्टेज पर पहुंच गया है। निकी कहती है, मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, चलो ये सब शर्त लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम निर्णय ताश खेलकर किया जाएगा। चूंकि ली युआन लगातार जीत रहा है, इसलिए वो अब उत्साह से पागल हो रहा है। वो निकी को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। ली युआन अपना कार्ड निकालता है। ये क्लबों का 5 है। अब निकी को सिर्फ 5 से अधिक कार्ड खींचना है। उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। निकी एक कार्ड उठाता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ इसे पलट देता है, लेकिन ये दिलों की 3 है। ये देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर गई। जब निकी ने खेल शुरू किया तो उसने केवल $10 की शर्त लगाने का इरादा किया, लेकिन अब वो $1 मिलियन से अधिक हो चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने लगा। वो बहुत परेशान था, लेकिन ली युआन ने उसे और भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यही होता है जब आप मास्टर के साथ खिलवाड़ करते हैं। निकी रुक गई और एक और शर्त लगा दी, इस बार $2 मिलियन में। अब विचार थोड़ा अलग था। निकी ने चुनौती दी कि ली युआन दूरबीन का उपयोग करके किसी भी यादृच्छिक खिलाड़ी को चुन सकता है, और अगर निकी ने खिलाड़ी की जर्सी संख्या का सही अनुमान लगाया तो जीत उसकी होगी। ली युआन थोड़ा भ्रमित हो गया। उन्होंने कहा, यह माइंड रीडिंग जैसा है। ऐसा लगा जैसे निकी खुद को विफलता के लिए स्थापित कर रही थी। ली युआन को भी शक होने लगा कि निकी धोखा दे सकती है। अपने संदेह को दूर करने के लिए निकी ने कहा, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा। इस बार जेस ऐसा करेगी। जेस ने गुस्से से निकी की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों के बीच क्या संभावना है कि मैं सही जर्सी नंबर का अनुमान लगाऊंगी? ये कहकर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन ली युआन के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया और उनके बीच एक छोटी सी लड़ाई छिड़ गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया।
निकी ने उसे सिर्फ जमीन के चारों ओर देखने के लिए कहा और कहा कि जो भी संख्या उसकी खुद की तरह महसूस करती है। ली युआन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी को चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे क्षेत्र को स्कैन किया। वो हर जगह जर्सी नंबर देख सकती थी। वो कैसे अनुमान लगा सकती है? फिर उसकी आंखें एक परिचित चेहरे पर गिर गई और वह निकी के शब्दों को याद किया कि वो संख्या है कि उसे खुद की तरह महसूस का चयन करना चाहिए। उनके दोस्त फरहाद ने 55 नंबर की जर्सी पहन रखी थी। जेस समझ गया कि यह सब निकी की योजना का हिस्सा था। उसने कहा, संख्या 55, और यह सही उत्तर था। ली युआन दंग रह गया। जेस ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि निकी को कैसे पता था कि ली युआन उस नंबर को चुनेगा। लेकिन उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का लाभ कमाया और सारा खोया हुआ पैसा वापस पा लिया। वे नकदी से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकले। कार में निकी ने जेस को बताया कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। वे लंबे समय से ली युआन पर नजर रख रहे थे। ली युआन अपनी बुरी जुआ आदतों के लिए उच्च समाज में अच्छी तरह से जाना जाता था। वो अपने सामने रखे किसी भी दांव पर कूद जाता था। निकी की टीम ने पूरे सेटअप की योजना बनाई थी। जैसे ही ली युआन ने अपने होटल के कमरे से बाहर कदम रखा, उनके अवचेतन मन में 55 नंबर लगाया गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन पर 55 नंबर लिखा हुआ था। स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़क के किनारे साइन बोर्ड पर भी यही नंबर दिखाई दिया। उन्होंने उसे सिर्फ नंबर नहीं दिखाया, उन्होंने उसे भी सुनाया। मैच देखने आते समय ली युआन की कार में एक गाना बज रहा था जो बार बार 55 नंबर दोहराता था। गीत में ये संख्या 124 बार कही गई थी, जो ली युआन का ध्यान अपनी ओर खींचती रही। उन्हें फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिसने एक दृश्य स्मृति बनाने में मदद की। इसलिए जब ली युआन ने दूरबीन के माध्यम से देखा, तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से 55 नंबर की ओर चला गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कहा। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए पूरे खेल के दौरान उसके भाव स्वाभाविक रहेंगे। इस तरह किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। सब कुछ सुनने के बाद जेस निकी से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले निकी उसके बगल में जेस के साथ एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक की ओर इशारा कर रहा था। जेस उसके बगल में बैठा था, जिसे वो हाल ही में मिला था। साफ था कि निकी को किसी ने फंसा लिया है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांत भाव से कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। शूट करना है तो शूट करो। बंदूक के साथ आदमी निकी की प्रतिक्रिया को देखा और जल्दी से एहसास हुआ, इस आदमी चालाक था, यहाँ तक कि उनसे भी अधिक चालाक, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। निकी एक मास्टर कॉन कलाकार था जिसने बड़ी कुशलता के साथ छोटी मोटी चोरियों को खींचा। जेस निकी को बरगलाकर उस कमरे में ले आई थी, लेकिन निकी को उसमें एक नैसर्गिक टैलेंट नजर आया। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया, तो निकी ने जेस से कहा, आपके पास एक उपहार है। यदि आप लोगों को बरगलाने की इस क्षमता को पॉलिश करते हैं, तो आप बहुत आरामदायक जीवन जी सकते हैं। निकी ने कहा, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। मेरे पिता, उनके पिता, वे सभी ठग थे। हम खून से धोखेबाज हैं। हर चाल हमारे लिए एक खेल है। बिना समय बर्बाद किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। निकी सहमत हो गई। बाहर निकलते समय उसने जेस के छल्ले में से एक चुरा लिया और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब तक उसे पता चला, तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने घड़ी को अपने हैंडबैग में रखा था, तो निकी पहले ही अपना बटुआ ले चुकी थी। इन सभी चालों के बाद निकी ने कहा, हाथ की सफाई, समय और थोड़ा स्टाइल। इस काम के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। फिर निकी ने उसे अलविदा कहा और चली गई। कुछ महीनों के बाद जेस ने निकी को न्यू ऑर्लियंस में पाया, जहां उन्होंने एक नई टीम का निर्माण शुरू किया था। उनकी मुलाकात वास्तव में एक परीक्षा थी। वो देखना चाहता था कि जेस अपनी टीम में शामिल होने में सक्षम है या नहीं। जब जेस सहमत हो गया, तो निकी ने उसे अपनी टीम के सदस्यों में से एक के साथ एक मेले में भेजा। ये जेस का पहला व्यवहारिक कार्य था। उसने हाथ में नक्शा लिए लोगों से दिशा निर्देश मांगना शुरू कर दिया। जबकि उसने लोगों को विचलित किया, उसके साथी ने चुपके से एक पर्यटक के कैमरे के लेंस चुरा लिए। फिर टीम का एक अन्य सदस्य जानबूझकर एक आदमी से टकरा गया और जेस ने अपना बटुआ ले लिया। जेस अब अपने चोरी करने के अंदाज में और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने बैग से दूसरी महिला का बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से चला गया कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। निकी एक इमारत के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। उन्होंने टीम को जेस को अकेला छोड़ने के लिए कहा। अब अकेले उड़ने की बारी उसकी थी। जेस ने एक के बाद एक महंगी वस्तुओं की चोरी करना शुरू कर दिया और प्रत्येक चोरी के साथ निकी का उसके प्रति सम्मान बढ़ता रहा। अब निकी ने उसे एक और बड़ा काम दिया। इस बार एक हाई टेक घोटाला। विशेष लेंस की मदद से वे अन्य खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चोरी करने की भी व्यवस्था थी। चोरी किए गए कार्ड को गुप्त रूप से एक टीम के साथी को भेजा गया था, जहां एक उपकरण अपने डेटा की प्रतिलिपि बनाएगा और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस कर दिया जाएगा। जब तक किसी को पता चलता, तब तक उनका पूरा खाता खाली हो चुका होता।
एक और घोटाला नकली एटीएम मशीन था। जब भी कोई पैसे निकालता था, एटीएम चुपके से उसका पिन स्टोर कर लेता था। फरहाद बाद में मशीन को हटा देता था और सारा डेटा चुरा लेता था। चोरी किए गए सभी क्रेडिट कार्डों को अलग अलग श्रेणियों में क्रमबद्ध किया गया था। उनका उपयोग करके महंगी लग्जरी वस्तुओं को खरीदा गया था और अंत में उनका डेटा काले बाजार में बेचा गया था। एक दिन जेस ने एक सुंदर हार देखा और उसे पहना, लेकिन निकी ने तुरंत उसे इसे उतारने के लिए कहा। उन्होंने सख्ती से समझाया कि सभी वस्तुओं को बेचा जाना था, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं रखा जाना था। जेस पहली बार इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देख रहा था। चोरी के सामान के पहाड़ के बीच में खड़े होने का एहसास असली था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके से भटक रहे थे। उनका काम अभिनय करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगा, प्लीज कोई हमारी मदद करे, कृपया। यह एक व्याकुलता थी जिसे बाकी टीम अपने आसपास के अमीर लोगों से चुराती थी। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर फरार हो गई। पूरी योजना इतनी अच्छी तरह से निष्पादित की गई थी कि कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा सकता था। उस रात उन सभी ने एक साथ जश्न मनाया। निकी ने सभी की तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अलग अलग रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया था और निकी ने सभी को आश्वासन दिया कि उनका पैसा कुछ दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निकी के पास अभी भी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गई। उन्होंने जेस के सामने एक पूर्ण प्रदर्शन किया ताकि ये दिखाया जा सके कि वे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं। अब तक जेस को निकी से प्यार होने लगा था। उसने सोचा कि वो निकी की प्रेमिका थी और इसीलिए वो उसे ये सब दिखा रहा था। लेकिन निकी ने उसे केवल अपने फायदे के लिए समूह में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 नकद में दिया और अंत में अलविदा कहा। जेस ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निकी से प्यार हो गया था। साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि $80,000 बहुत कम था क्योंकि निकी ने सिर्फ $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब अपना असली रंग देख लिया था। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन में खींचती है और हम निकी को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर लिखा था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। दोपहर के भोजन के दौरान वो एक रेस कार टीम के मालिक जॉर्ज से मिले। जॉर्ज की शोध टीम ने EXR नामक एक नया एल्गोरिदम विकसित किया था, लेकिन वह जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए इसे सुधारना चाहता था। इसलिए उन्होंने निकी को काम पर रखा। योजना सरल थी। निकी उनके मुख्य अभियंता होने का नाटक करेंगे। फिर वे जॉर्ज और निकी के बीच एक नकली लड़ाई का मंचन करेंगे ताकि अन्य टीमें उनके जाल में पड़ जाएं। उसके बाद निकी प्रतिद्वंद्वी टीम को EXR का नकली संस्करण बेचेगी, जबकि जॉर्ज की टीम वास्तविक प्रणाली का उपयोग करेगी और आसानी से जीत जाएगी। सौदे के हिस्से के रूप में निकी को नौकरी के लिए €1 मिलियन प्राप्त होने वाले थे और नकली प्रणाली को बेचकर उसने जो पैसा कमाया वह भी उसका होगा। निकी ने सोचा कि यह नौकरी एक मजाक था। वो नींद में भी ऐसा घोटाला कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधे निकी को धमकी दी और कहा, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारे सीने में गोली मार दूंगा। निकी ने एक टक्सीडो पहना था और उस शाम एक पार्टी में भाग लेने के लिए छोड़ दिया। निकी और जॉर्ज के बीच की योजना भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई का मंचन करने की थी, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से टूट गई जब जेस दिखाई दिए, लाल पोशाक में सीढ़ियों से नीचे चले गए। वो सीधे जॉर्ज को गले लगाने के लिए गई। ये देखकर निकी की आंखें गुस्से से भर गईं। उसका दिमाग खाली हो गया। उसने 3 साल में जेस को नहीं देखा था और अब वो किसी और के साथ थी, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निकी को काम पर रखा था। जेस शांति से निकी के पास गई और उसे बताया कि वह अब एक चोर कलाकार नहीं थी और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो अब कोई मायने नहीं रखता था। उसने ये भी कहा कि जॉर्ज को अपने पिछले रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसे इस तरह रखना सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर निकी आंख बबूला हो गई। उसने एक गिलास वोडका उठाई और एक बार में पी लिया। इससे पहले उसने ऐसा अभिनय करने की योजना बनाई थी जैसे वह गुस्से में था, लेकिन अब वह वास्तव में था। सबके सामने जॉर्ज के साथ लड़ाई अब एक नाटक नहीं थी, यह वास्तविक थी। उनकी लड़ाई ने योजना के अनुसार प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही सुरक्षा आई और निकी को पार्टी से बाहर फेंक दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का व्यवसाय कार्ड था। अगली सुबह निकी मैक्लेरन टीम के मालिक से मिली। उन्होंने सीधे बात करते हुए कहा, मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं। इसकी कीमत €3 मिलियन होगी। टीम मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोलभाव करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और जब उन्होंने परिणाम देखा तो उनका चेहरा चमक उठा। निकी ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटों में वितरित किया जाएगा। इसी बीच जेस की मुलाकात सड़क पर फरहाद से हुई। फरहाद को निकी ने भेजा था। उन्होंने जेस से कहा कि 3 साल पहले निकी को छोड़ना जरूरी था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था।
फरहाद ने यह भी कहा कि निकी अब भी उससे प्यार करती है। फिर उसने जेस को एक बॉक्स दिया जिसमें वही हार था जो जेस को एक बार पसंद आया था। चाहे वो असली हो या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखने के बाद जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वो निकी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों ने कुछ और कहा। उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। खैर, सौदे के दिन निकी ने दिखाया और मैक्लेरन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक मजबूत आदमी ने उसे 3 मिलियन यूरो का मामला दिया। लेकिन निकी का स्वभाव ऐसा था कि वो कभी भी रिस्क लिए बिना काम नहीं करते थे। उन्होंने चुपके से हर रेसिंग टीम को उसी सॉफ्टवेयर की एक प्रति बेची थी। हर हाथ मिलाना उसे और अधिक यूरो लाया। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसे लाखों का भुगतान किया। दौड़ शुरू होने तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हर टीम को ठीक उसी EXR सिस्टम को बेचा गया था। उस रात भागने के बजाय निकी ने जेस को ये कहते हुए संदेश दिया कि अगर वो समय पर आए तो वे एक साथ बच सकते हैं। निकी इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। बस जब उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ा तो जेस दिखाई दिया। लेकिन दौड़ने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय वही मजबूत आदमी जिसने उसे मैक्लेरन टीम की ओर से 3 मिलियन यूरो दिए थे, निकी के सामने दिखाई दिया। वास्तव में वो जॉर्ज का आदमी था। उन्होंने सच पता चला था कि निकी नकली एक के बजाय मूल सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उन्होंने 1 मिलियन यूरो की परवाह नहीं की। अब वो अपने पूरे रेसिंग गियर पहना था और जानबूझकर निकी की कार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक भयानक दुर्घटना के बाद निकी और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और चोरी की सारी नकदी जॉर्ज के सामने रख दी गई। जॉर्ज गुस्से में था। उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो अभी भी यह पता नहीं लगा सका कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया था। जब निकी ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक बंद कर दी, जिससे उसकी हवा कट गई। ये देखकर निकी टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, कैसे उसने जेस को उसके पुराने प्यार को फिर से जगाकर फिर से उसके लिए गिरा दिया था। उसने कहा कि उसने उसे वही हार दिया जो उसे एक बार पसंद आया था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक विशेष चिप थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उनका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। ये सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने इसके एक शब्द पर विश्वास नहीं किया। जॉर्ज ने तब कहा, जेस वास्तव में मेरी प्रेमिका कभी नहीं थी। मुझे पता है कि वो केवल मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थी। जेस ने स्वीकार किया कि वो केवल अपने महंगे घड़ी संग्रह को चुराने के लिए जॉर्ज से प्यार करने का नाटक कर रही थी। निकी चौंक गई, इसलिए जेस ने निकी को ईर्ष्या करने के लिए जॉर्ज के लिए अपने प्यार का नाटक किया था। अब दोनों पकड़े गए। जॉर्ज ने बटलर की ओर रुख किया और पूछा कि निकी सॉफ्टवेयर चोरी करने में कैसे कामयाब रही। निकी ने जैसे ही मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी। यह निकी के सीने में सीधा लगा। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराया और बटलर से कहा, मैं फिर से पैसा कमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं हत्या के लिए पकड़ा जाता हूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को निकाल दिया और गोदाम से भाग गया। जेस बेकाबू होकर रो रहा था, लेकिन बटलर ने शांति से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में निकी का आदमी हूँ। सच में बटलर निकी के पिता थे। उसने गोली सावधानी से दिल के पास से मारी थी, न कि उसके आर पार। उन्होंने घाव को टेप से सील कर दिया, अतिरिक्त रक्त को बाहर निकालने के लिए एक सुई का इस्तेमाल किया और निकी की छाती में हवा के दबाव को संतुलित किया। अचानक निकी ने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा था। यह एक पागल योजना थी, लेकिन ये काम किया। उनके पीछे पैसों का बड़ा ढेर लगा हुआ था। तीनों गोदाम से निकल गए। निकी वास्तव में एक अनाथ था और इस आदमी द्वारा उठाया गया था। उन्होंने कहा कि एक है जो निकी व्यापार के सभी गुर सिखाया था। उनका नियम सरल था, कभी भावुक ना हो। लेकिन अब निकी को वास्तव में जेस से प्यार हो गया था। बटलर ने दोनों को सड़क किनारे छोड़ दिया और सारे पैसे अपने साथ ले गया। निकी के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल के रास्ते में उसने जेस के हाथ में कुछ चमकते हुए देखा। ये जॉर्ज की 200,000 यूरो की घड़ी थी। निकी ने उसकी तरफ देखा, जेस ने उसकी ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। इस तरह की चालों और हाथ की सफाई के साथ वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।